नमस्कार साथियों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 जो है आपका अपना रेडियो स्टेशन। मैं हूं आपका साथी, दोस्त एंड होस्ट आरजे राघव लेकर के हाजिर हूं खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपनी अंचल की किसी खास शख्सियत से, जानते हैं उनके बारे में, उनके पेशे के बारे में। और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस सुजाता सिंह। आप एक स्कूल की फाउंडर हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप शिक्षाविद हैं और आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है, शिक्षा में कैसे बदलाव हुए हैं, क्या बदलाव होने चाहिए थे, क्या बदलाव हुए हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को क्या करना चाहिए, इससे संबंधित ही बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस प्रोग्राम के लिए। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारी गेस्ट मिस सुजाता सिंह जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के इस खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद। आप सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा भाव भरा जय जोहार और नमस्कार। मैम, आप एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, एक स्कूल चलाती हैं, ऑनर हैं और एक अध्यापिका होना, शिक्षिका होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इससे संबंधित आज हम बात करेंगे, मगर पहले हम जानना चाहते हैं कुछ आपके बारे में और हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं। तो परिचय में आप अपने बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरा नाम सुजाता सिंह है। मैं सारंगगढ़ राज परिवार की एक सदस्य हूँ और मेरा जन्म एक छोटे से गांव ग्राम खर्री छोटे जो 8 किलोमीटर सारंगगढ़ से दूर है वेस्ट के में। और हमारे पिताजी हैं वो ठाकुर धर्मजीत सिंह, वो 3 भाई थे और मेरे पिताजी सबसे छोटे भाई रहे हैं और उनकी मैं सबसे छोटी बेटी हूँ और हम लोग 5 बहनें हैं। मैंने अपना एजुकेशन बिशप कॉटन्स नागपुर में किया है। क्योंकि जानते हैं कि ये तो छोटा सा देहात था और वहाँ कोई स्कूल का प्रावधान भी नहीं था आज से 60-70 वर्ष पूर्व। तो मुझे बहुत ही छोटे उम्र में यानी 5 साल की उम्र में मुझे नागपुर भेजा गया, जहाँ मैं बोर्डिंग हाउस स्कूल में अपनी पढ़ाई, शिक्षा आदि मैंने वहाँ लिया। उसके बाद विशाखापट्टनम से मैंने बीकॉम किया और वहाँ पर मैंने उसके बाद मेरी शिक्षा थी। बीकॉम के बाद मुझे और आगे पढ़ाई करने की इतनी रुचि नहीं थी, खासकर मैं बताऊं क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम करती थी। तो मैं चाहती थी कि उनके लिए कुछ करूं। उसके बाद जब मेरे में ये संभावना मेरे पेरेंट्स ने देखा तो मुझे हैदराबाद में मॉन्टेसरी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैंने वहाँ 10 माह का कोर्स किया। उसके बाद मुझे लगा, और मारिया मॉन्टेसरी जिन्होंने इनकी संस्थापक हैं, मैं बहुत प्रभावित थी और फिर आकर के मैंने अपना स्वयं का स्कूल यहाँ पर खोला। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ मैच्योरिटी होनी थी, शिक्षा कैसे करते हैं ये सब जानने के लिए मैंने राजकुमार कॉलेज रायपुर में अपना वहाँ शिक्षा बच्चों को मैंने दिया। और मैं बताऊँ, मेरे जीवन का वो सबसे स्वर्णिम समय रहा है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे बच्चे भी आते थे, बड़े बड़े बच्चे, राज परिवार के भी बच्चे। तो उनके साथ मुझे उनके हर जीवनचर्या, उनका हाव भाव सब मुझे देखने को मिला। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं स्वयं का स्कूल खोलने के लिए अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे परिपक्वता आ गई थी और बहुत कुछ एक्सपीरियंस मैंने गेन कर लिया था। यही मेरी एक छोटी सी परिचय है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है जी। और ये तो आपका स्वभाव है, बड़प्पन है कि इतनी सारी बातों को आप बताने के बाद और फिर आपने कह दिया छोटा सा परिचय है। और एक जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम किसी राजघराने से आते हैं शिक्षा को लेकर के, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं तो सारी होती हैं, मगर उन सुविधाओं को हम दूसरों तक पहुंचा कैसे पाएं इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा लगता है कि आपके अंदर इनबिल्ट, इनबॉर्न ये प्रतिभा है कि आप चाहती हैं कि मैं दूसरों को शिक्षित कर पाऊं। और हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है शिक्षा का। आप क्या कहना चाहेंगी शिक्षा के बदलाव से संबंधित, जो बदलाव हुए हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि अभी से 60-70 साल पहले कैसी शिक्षा थी, आज कैसी है, और इन बदलावों को आप कैसे देखती हैं? पहले तो मैं बताऊं, अगर हम पुराने ज़माने में चले जाएं तो वहाँ गुरुकुल परंपरा थी जी। वहाँ पर भी लिमिटेड थे, जो अफोर्ड कर सकते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा, जमींदार या गौटिया बाबर जो होते हैं, उन्हीं के बच्चे वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद धीरे से बदलाव आया कि स्कूल तो इतने ज़्यादा आज भी बहुत हो गए हैं,
पर मैं कहना चाहूँगी जब आज़ादी के बाद में भी कई लोगों ने पढ़ना चाहा तो उतने सारे स्कूल्स वगैरह नहीं थे, ना ही कॉलेज, और थे तो वो दूर दूर में थे, जिसको आम आदमी उसको वहाँ तक के नहीं पहुँच पाता था। क्यों? वाहन की सुविधा नहीं थी, रहने खाने की सुविधा नहीं थी, तो इस वजह से पढ़ने चाहकर भी लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। ये इनका बड़ा ड्रॉबैक रहा है। तो अब हम देखते हैं हर गली मोहल्ले नुक्कड़ जहाँ भी आप चले जाइए, जैसे स्टोर्स खुलते हैं ना, फैंसी स्टोर्स, उसी तरह से हर जगह आपको स्कूल्स मिलेंगे, हर जगह मिल जाएंगे, गांव में, गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह। पर बोलना पड़ेगा कि उनकी स्तर इतना अच्छा नहीं है। और पहले के ज़माने में जो एजुकेशन हमको मिलता था, हम देखते हैं हमारे आसपास में जो अब बूढ़े दादाजी वगैरह हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी हैंड राइटिंग, उनकी बोलने का जो शैली होती थी और पढ़ने की, वो आज हमारे बच्चों में ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम बहुत पीछे हैं उनसे। क्यों? मैं समझती हूँ ये भागम भाग दौड़ की दुनिया में हम लोग बहुत आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे संस्कार, हमारे इन चीज़ों से हम बहुत पीछे और बहुत दूर हट गए हैं। यही मैं कहना चाहूँगी। और क्या है, पहले 10वीं 12वीं को ग्रेजुएशन का कोर्स दिया जाता था, लेकिन अब CBSE और ICSE ये सब को बोर्ड बनाया गया है, जिसमें इनके एक बहुत बड़ा क्रेज़ भी रहा है बीच में कि CBSE कोर्स। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी, मुझे माफ़ करिएगा, मेरे श्रोतागण सुन रहे हैं, अब वो क्रेज़ ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि सरकार ने भी हमारे CG बोर्ड में उन्हें NCERT का बुक्स और कोर्स भी इसमें सम्मिलित किया है। और बच्चे लोग पहले के क्रेज़ के वजह से एक फ़ॉरेन का भी उनको बहुत धूम था कि हम फ़ॉरेन में पढ़े, लेकिन हम उनकी जो स्टैंडर्ड है उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रही हैं। और आपने संस्कार की बात कही, तो कहीं हमने सुना था कि आजकल हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज दें, कहीं भी भेज दें, इस लायक बना सकते हैं कि वो कार खरीद सकें, मगर संस्कार खरीदे नहीं जाते। वो एक शिक्षक, एक माता पिता वही बच्चों को दे सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रही हैं। और जब भी हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक की बात तो होती है, मगर अभिभावक की भी बात होनी चाहिए, और एक अहम भूमिका हो जाती है अभिभावकों की। तो शिक्षक के साथ साथ कितनी अहम भूमिका होती है अभिभावकों की, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे बच्चों के जो प्रथम गुरु होती है वो अभिभावक, अपने माता पिता ही होते हैं। बाद में तो स्कूल आते हैं, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के गोद में आता है तो माँ ही उसे बोलना, चालना, खाना खिलाना, ये सब माँ ही। तो मैं समझती हूँ कि माँ ही प्रथम गुरु हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि 70 to 80% माँ का रोल रहता है उसमें। स्कूल तो बाद में आता है, 2.5 साल 3 साल के बाद ही आता है, उससे पहले नहीं। तो अभिभावक को मेरे ख्याल से, उनको मैं सलाह तो नहीं दे सकूँगी, लेकिन उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, हर बच्चा बहुत ही प्रेशियस होता है और बहुत ही स्पेशल होता है हर माँ बाप के लिए, और हम नागरिकों के लिए भी वो बहुत स्पेशल होता है। तो अभिभावक को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, खासकर जब वो स्कूल जा रहा है। तो अब देखिए, क्योंकि आजकल ट्यूशन का ट्रेंड बहुत चला है, नर्सरी का बच्चा भी ट्यूशन जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। बच्चा स्कूल से आया है, बस्ता इधर उधर रखा और उसके बाद ट्यूशन को चला गया, उसके बाद आ रहा है तो उसमें भी माने टीवी से चिपक गया है या तो मोबाइल में बैठा है। तो माता पिता का फर्ज होता है कि देखे कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। और एक बार बहनों, आपको बता दूं, आप लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए आपको कुछ काम करना है या किसी से फ़ोन में बतियाना हो तो आप झट से एक मोबाइल बच्चे को पकड़ा देते हैं। तो गलती कौन कर रहा है? अभिभावक ही कर रहे हैं। बच्चा को रोएगा तो आप मोबाइल पकड़ा देते हैं, खाना नहीं खा रहा है तो आप मोबाइल देते हैं, नाना प्रकार की प्रलोभन आप ही देते हैं और बच्चा बिगड़ जाता है। बाद में क्या कहते हैं, स्कूलों में आकर के ज़्यादातर इन लोग शिकायत करते हैं कि मैडम जी ये तो मेरा काम सुनता ही नहीं, मेरी बात को सुनता नहीं, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से सुनेगा। इस तरह की शिकायतें अधिकतर अभिभावक आकर हमें बताते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपने तो नींव डाला है ना मोबाइल डालने का, अपनी सहूलियत के अनुसार आपने बच्चे को पाला पोसा है, और आप स्कूल से अपेक्षा करती हैं कि हम उन्हें डांटे या एक राक्षस का रोल अदा करके बच्चों को हम डराए धमकाए। ये तो गलत है। तो अभिभावकों से मैं बहुत विनम्र से विनय करूँगी, निवेदन करूँगी कि ये सब चीज़ों आप ही सिखाइए घर पर।
अगर कई पेरेंट्स आकर मुझे शिकायत करते कि मैडम जी हमारी बात तो सुनता ही नहीं है, आप ही बताइए। तो अब आप बताइए, जब आपका बच्चा अभी आपको नहीं सुनता है, आपकी कहना नहीं मान रहा है, तो आगे चल के वो कैसे बात मानेगा, ये बताइए। गंभीर समस्या है। भागम भाग की दुनिया है, मैं समझ रही हूँ। पति भी काम कर रहा है, आप तो न्यूक्लियर परिवार हो गया है, घर में बड़े बुजुर्ग तो रहते नहीं हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, ये अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को देखें। क्या ऐप्स में देखा है, गेमिंग कर रहा है, किस दोस्त के साथ बतिया रहा है, ये सब माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे देखें और उन पर चेक करें। लगातार हम उन पर चेक करते रहें, देखें कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है, स्कूल जाने से वो क्यों डर रहा है और होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। स्कूल से आप तालमेल बिठाइए, जाइए, पता करिए कि क्या कारण से मेरा बच्चा अच्छा नंबर ला रहा था वो कम हो गया है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और आप जब तक के स्कूल के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे तो मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि हम आपके बच्चों को उचित शिक्षा दे सके या सही मार्गदर्शन दे सके। मैं यही कहूंगी कि उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अभिभावक अपने लापरवाही की वजह से भी बच्चों से सही संस्कार नहीं दे पाते। सारा स्कूल के ऊपर ही बोझा डाल देते हैं कि अब स्कूल तो छोड़ दिए हैं, अब जाए वो जाने और उनका काम जाने। तो ये तो गलत है। आपका बच्चा है, हमारे पास तो 6 या 7 घंटे ही रहता, बाकी समय बच्चा आपके पास रहता है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है और ऑफ कोर्स हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है। जी, बहुत बढ़िया तरीके से मैम आप बता रही हैं। और मुझे लगता है कि जो भी हमारे श्रोता होंगे, अभिभावक होंगे, वो बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे आपसे। और ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं से बात कर रही हैं, आपके सामने अभिभावक बैठे हैं और यही अनुभव है जो आप देखती आ रही हैं। तो अभिभावकों की भूमिका तो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं हद तक गलती अभिभावक की भी रहती है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अपनी सहूलियत के लिए, चाहे हमको कहीं बिजी रहना होगा तो हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं या ऐसी चीजों में व्यस्त कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो पहली जिम्मेदारी तो हमारी ये बन जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं बच्चों में तनाव बहुत होता है और तनाव पढ़ाई का तो नहीं, इसके अलावा जैसे पेरेंट्स की भी यहाँ भूमिका और बढ़ जाती है। जैसे कई बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटा तो 99% पा रहा है, वर्मा जी की बेटी तो 98% पा रही है। तो इस बोझ के तले बच्चा खुद दब जाता है। तो एक कंपटीशन तो हो गया उसके अपने सहपाठियों से, और आगे बढ़ने की होड़, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो बड़ी ज्वलंत समस्या है। ये अभी के लिए नहीं, हम सारे समाज के लिए है। क्योंकि स्कूल में तो अब इतनी सारे कोर्स बन गए हैं। एक छोटा बच्चा जो 3 वर्ष का है, उसके 3 गुना अधिक वो बैग ढो के जाता है। बड़े बच्चों के साथ भी वही है, इतने सारे भागम भाग हो रहा है, ट्यूशन्स है, कोचिंग है, गेम्स है, तो वो बच्चा पिस के रह जाता है। उसको समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, क्या पढूं। स्कूल में आता है, स्कूल से वापस आता है तो खाता भी नहीं है ढंग से और बैग लटका के चला जाता है ट्यूशन के लिए। वहां से आने के बाद एक कोई और कोचिंग में चला जाता है, वहां आने के बाद और कहीं कोचिंग में जा रहा होता है। इस तरह से वो भागम भाग में वो बेचारा दोनों, क्योंकि माँ तो पिताजी रोज बोले बेटा तुमको ज़्यादा नंबर लाना है, अच्छी तरह से पास होना है। वहाँ टीचर का प्रेशर रहता है, तुमको अच्छे से पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है, स्कूल का नाम रोशन करना है। तो बेचारा बच्चा दोनों तरफ में, घर जाता है तो घर पर तनाव, स्कूल आता है तो स्कूल में तनाव। इस तरह से बच्चे पिस कर रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। मानसिक तनाव से वो गुजरते हैं। हम जानते हैं उनकी पीड़ा क्या होती है, कैसे वो अपने भावनाओं को, क्योंकि बच्चा छोटा है, अभी इज जस्ट ग्रोइंग एज है। वो एक 13-14 ईयर्स का जो उम्र होता है ना, बड़ा क्रूशियल स्पेस होता है। क्यों? बच्चा जस्ट बड़ा हो रहा है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, उसकी शारीरिक विकास भी होता है और आसपास के जो कभी कभी क्या है, गलत आकर्षण भी उनको करता है, गलत संगत में पड़ जाते हैं। फिर उसी से वो भागने के लिए वो देखता है, अच्छा घर में हमने बताया कि घर में तो बच्चा अकेला रहता है, माँ बाप तो दोनों बाहर हैं, तो बच्चा देता है, बोरियत होता है। वो बाहर के आस पड़ोस के मोहल्ले में जाता है तो वहाँ क्या देखता है, कोई ऐसे फालतू लड़कों के साथ गलत संगति में पड़ जाता है और फिर घर पर वो छिपाता है, झूठ बोलता है। तो ये हमारा काम है अभिभावकों को देखे कि मेरा बच्चे में ये परिवर्तन कैसे आ रहा है, कहाँ से ये हमको खोजना चाहिए, हमको उसको बैठ के सुलझाना चाहिए, ना कि उस पर हम प्रेशर डालें, बात करें। और एक बात, कभी भी उनके साथ नकारात्मक बात ना करें, प्यार से प्रेम से आप उन्हें पूछिए वह कहाँ है, क्या उनको कमी है, कोई पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कुछ चाहिए, उनकी ज़रूरत का सामान कुछ चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
अपने काम के लिए बच्चों को अनाप शनाप पैसा देते, बेटा तुम खाना, और छोड़ देते। हम देखते भी नहीं कि बच्चा ने उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया है, कहीं वो गलत ऐप तो नहीं देख रहा है, गलत नेट को तो नहीं देख रहा है। ये भी हमको बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, क्यों ये उम्र बड़ा भटकाव का होता है। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए तो मैं नहीं समझती कोई बच्चा भटकेगा। तो हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बच्चों पर एक निगरानी रखें। एक और 13-14 इयर्स का बता दूं माताओं बहनें और जो सुन रहे हैं, उसके बाद आपकी जो डिसिप्लिन और जो स्ट्रिक्टनेस है ना, उसको कम करिए। उनको दोस्ताना का आप व्यवहार करिए। उनसे इतना भय ना हो कि बेचारा आपके साथ अपनी समस्या या कोई भी परेशानी से गुजर रहा है वो आपसे शेयर ना करे। और इसी से बच्चे बाहर भटकते हैं, गलत संगति, गलत रास्ते पे चले जाते। तो उनको अपना दोस्त मानिए, और वो ऐसा दोस्त मानिए कि वो अपनी हर दिल की बात आपके साथ शेयर करे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगा। वो बच्चा बड़े आसानी से अपनी जो भी समस्या है आपके साथ शेयर करेगा, और वो भी कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपसे साथ शेयर करता है ना, सब बातें बताता है। तो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, अपनी कोई भी प्रॉब्लम आपके समक्ष रखेगा, और आप लोग मिल बांट के उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैम आप जवाब दे रही हैं। और ऐसा मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि सच में पेरेंट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और एक अहम भूमिका तो हो जाती है। और जो उम्र जिसका आपने जिक्र किया है वो सच में बहुत ही क्रूशियल होती है, इसलिए क्योंकि दो धारी तलवार होती है एक प्रकार से, कि बच्चे आगे जाएं कि पीछे आएं। पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि हम दबाव डालें कि नहीं डालें, इनको डांटें कि नहीं डांटें। तो इस दो धारी तलवार के बीच में फंस जाते हैं। और एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा बच्चों के साथ। वो समय नहीं रहा कि आप बच्चों को दबाव में डाल करके कोई काम करवा लें, और दबाव किसी प्रकार का नहीं डालना चाहिए, चाहे वो आप 98 पाइए कि 99 पाइए कि 60 पाइए, % का दबाव नहीं होना चाहिए। बस बच्चों को जो अच्छा लगे वो करने की कोशिश करना चाहिए। और सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी यहाँ एक बात आ जाती है कि बच्चा तो पढ़ना चाहता है कॉमर्स, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। तो इसको आप कैसे बताएंगे हमारे पेरेंट्स को? देखिए, हम लोग सब इंडिविजुअल हैं, और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, और हमारे में क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं। तो अब मैं जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अब मुझे डॉक्टर बनना है, मैं नहीं बन पाई डॉक्टर। मेरे बच्चे में वो डॉक्टर बनने की कला नहीं है, वो क्षमता नहीं, लेकिन मेरी अपनी जो इच्छा है मैं बच्चे पर थोपती हूँ। तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि बच्चे में तो वो क्षमता है नहीं। तो क्यों ना हम उस बच्चे की जो इच्छा हो रही है, जो करना चाह रहे हैं, उसमें आप प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, ना कि हमारी इच्छाओं को बच्चों पर हम दबाव डालें। क्या बात, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मैं कह सकता हूँ मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। इसका मैं जिक्र करने वाला था कि जो पेरेंट्स की इच्छा होती है, जो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा वो बन के दिखाए। और एक सवाल ये आता है कि पहले और अब में हम देखते हैं आउटडोर गेम की कमी कहीं ना कहीं होती जा रही है, चाहे मोबाइल की वजह से हो, और गेम को भी पढ़ाई के रूप में बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है कि आप स्विमिंग ही क्यों ना करें। वो स्विमिंग की एक क्लास हो गई है, स्केटिंग की एक क्लास हो गई है, ड्राइंग की एक क्लास हो गई है, यदि चेस सीखना है तो वो भी एक क्लास हो गई है। तो खेल को खेल रहने देना चाहिए, ना कि क्लास रहने देना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मेरे समय में जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स लाइफ में थे तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, और ना ही इतना हमारे बोझा या तनाव नहीं था। हम लोग बड़े सहजता से पढ़ाई करते थे, बड़ी सहजता से खेलते थे, और वही हमारी पुरानी लंगड़ी खेलना, पिट्टूल खेलना, इस तरह के वो जो जितने भी हमारे ग्रामीण जो खेल होते थे, कबड्डी और आँख मिचोली, ये हम लोग खेला करते थे। और क्लास आज में भी हमको, जैसे कोई टीचर्स नहीं आई हैं, पीरियड खाली जा रहा है, तो हम लोग क्लास में ही खेलना शुरू हो जाते थे। लगोरी है, इस तरह की क्लासेस में ही हम लोग गाने लिखना, ये सब हम लोग अपने आप लिए समय निकाल लेते थे। और हॉस्टल में आप सही मानिए हमारा बड़ा एन्जॉयमेंट वाला शिक्षा रहा है। टीचर्स भी बड़ी कोऑपरेटिव रही हैं, हम लोगों को खेलने के ऐसे स्पेशल क्लासेस या स्विमिंग, जैसे बता रहे हैं राघव जी, कि मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि इस तरह के आप बच्चों में वो दबाव डालें कि आपको चेस खेलना ही है, कबड्डी खेलना ही है। बच्चे में जो रुचि होता है वही पर आप जोर दीजिए। आजकल क्या है, मिनिस्ट्री जो हमका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इसमें बहुत काम कर रही है। बच्चों को हर ग्रामीण क्षेत्र में एक क्लास बना दिया है, उसमें खेलना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, बाहर ले जाते हैं, इस तरह के वगैरह वगैरह। जबकि उनका स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो उससे वो वंचित भी रह जाता है। ठीक है, एक तरह से कि इसमें एम भी बन जाता है, उनको जॉब ओरिएंटेड भी हो जाता है,
पर मेरे ख्याल से नहीं लगता 100 में से 2 ही बच्चे कामयाब होते होंगे, वो गेम्स में अपना लाइफ बना सकते हैं। लेकिन मैं तो इतना सर्वांगीण विकास होना भी ज़रूरी है, लेकिन और भी तरीके हैं कि आप उनको सर्वांगीण विकास घर पे भी किया जा सकता है। उनको मोटिवेट करिए कि रात दिन आप मोबाइल में ना बैठें, टीम वर्क करें, दोस्तों के साथ उठे बैठे। पर हाँ, नज़र भी आपको रखना होगा जिस दोस्त के साथ वो उठ बैठ रहे हैं, जिस फैमिली के बच्चों से घुल मिल रहे हैं, तो उन पर भी आपको देख, क्योंकि गंदी बातें भी सहपाठी से भी सुनते समझते हैं और घर पर प्रयोग करते हैं। और एक बात और बहुत ज़रूरी है कि जो स्पोर्ट्स का जो लगा है उसमें थोपना नहीं चाहिए बच्चों को। जनरली क्या होता है, क्लास में अब स्विमिंग का क्लास है तो सारे बच्चों को ले जाया जाता है क्रिकेट खेलने जाना, जबकि वो बच्चा नहीं खेलना चाहता, वो पढ़ना चाहता है या कुछ और भी काम या होमवर्क कंप्लीट कर। तो इस तरह से उनको ना मजबूर नहीं करना चाहिए कि चलो तुमको जाना है मतलब जाना है। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों को इस तरह से फोर्सफुली किसी भी एक्टिविटी में संलग्नित किया जाए। तो पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप कुछ उनको सिखाना चाहते हैं तो पढ़ाई और खेल में थोड़ा सा अंतर समझना ज़रूरी है। बच्चों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि खेल भी उनके लिए एक पढ़ाई की तरह है। और मैम, आप एजुकेशनिस्ट हैं, फाउंडर हैं एक स्कूल की, और सीधे एक कठिन सवाल है, यदि आप उसको सरल तरीके से उसका जवाब दे पाएँ, शिक्षा बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय या सेवा? बहुत कठिन सवाल है। और इसमें जैसे आपने शुरुआत में कहा था, जैसे फैंसी स्टोर होते हैं, स्टोर के जैसे स्कूल्स खुलते जा रहे हैं, एक कंपटीशन हो गया है स्कूल्स में भी, और आकर्षित करने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर देते हैं। इससे शिक्षा का स्तर भी कहीं ना कहीं घट रहा है। परसेंट तो आप 99.99 या 100 भी पा जा रहे हैं, मगर जो हमने संस्कार की बात कही थी उसकी भी कहीं ना कहीं कमी होती आ रही है। और बहुत से ऐसे काम जो स्कूल के अलावा भी ज़रूरी हो जाते हैं बच्चे के स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसकी भी कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि मैंने पहले अपनी बात में मैंने कहा था कि आजकल स्कूल तो हर गले मोहल्ले नुक्कड़ में खुल ही चुके हैं, पर उनकी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही। क्यों? ये पैसा कमाने का एक ज़रिया हो गया है, कहीं भी खो रहा है। जो एजुकेशन से कोई मायना भी नहीं रखता है, वो भी आज पैसा कमाने के चक्कर में वो 2-4 टीचर रख लेता है, प्रिंसिपल रख लेता है और स्कूल चला रहा है। उसको लेना देना नहीं है स्टैंडर्ड में क्या है, पढ़ाई क्या हो रहा है, किस तरह के बुक्स इस्तेमाल हो रहा है, ये उनसे कोई लेना, केवल अपना जेब भरने का मकसद रहता है। और हर तरह का प्रलोभन देते हैं कि हम आपको बच्चों को हाई फाई इंग्लिश सिखाएंगे। ये इंग्लिश सिखाने से क्या होता है? पहले अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कार, अपनी जड़ों को आप पकड़िए। उसके बाद तो जब बच्चा एक सर्टेन एज के बाद वो स्वयं ही इंग्लिश सीखेगा और अदर भाषाओं को भी सीखेगा। लेकिन अगर आप पेड़ को उसके जड़ से अलग कर देते हैं तो क्या वो पेड़ सरवाइव होगा? नहीं। तो आप इधर उधर के चक्कर में मत जाइए। देखिए आपका बच्चा कहाँ संस्कारवान है, कहाँ क्या पढ़ रहा है, इसकी भी आपकी जिम्मेदारी है। और अच्छा सही स्कूल चुनिए जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा देती, क्योंकि अब हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में कई तरह के बड़े बड़े स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम, पब्लिक स्कूल, दुनिया भर का स्कूल खोल लेते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं कर पाते। क्यों? जो टीचर्स भी रखते हैं ना, तो वो टीचर्स भी हाफ एजुकेटेड रहते हैं, उनको तो कोई लक्ष्य नहीं, उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी किया नहीं है, ना वो डिग्री होल्डर है। बच्चों के लेवल में पहुंचकर उनकी समस्याओं को उनकी जड़ से समाप्त करने की उनमें वो क्षमता नहीं रहती। हर कोई आजकल टीचर बन जा रहा है। अब समझिए वो इंजीनियरिंग किया है, जॉब नहीं मिल रहा है तो चलो टाइम पास कोई स्कूल में हम लग जाते हैं, इस तरह से होता है। और फिर प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर टीचर्सों का बहुत शोषण होता है, कम पैसा दे करके उनसे ज़्यादा समय तक काम कराते हैं, उनको सही वेतन नहीं दिया जाता है। और वही लड़कियां जो रहती हैं, जो जॉब की तलाश में हैं या कि और कुछ दूसरी नौकरी करना चाहते हैं या शादी का इंतज़ार कर रही हैं, वैसे ही लड़कियां आपको आमतौर स्कूलों में ही मिलेंगी, खास करके प्राइवेट स्कूलों में। वो टाइम पास का जगह है। मैं आपको बता दूं, ये टाइम पास करने की जगह नहीं है। यहाँ पर हम एक ज़िंदगी बनाते हैं, एक भविष्य को गढ़ते हैं, अनगढ़ को हम गढ़ते हैं। तो ये सेवा होना चाहिए, नॉट टू पास योर टाइम एंड नॉट टू स्पेंड योर टाइम। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इसमें सेवा भाव होना चाहिए। एक भविष्य बनाते हैं हम, किसी की ज़िंदगी बनाते हैं। तो ये आप कृपा करके ध्यान रखें, स्कूल जो होते हैं ना, वो टाइम पास करने की जगह नहीं है, डेडिकेशन। क्या बात, बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस बात का भी जवाब दिया। और अब एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, ऐसा लगता है कि बिल्कुल यही सही समय है।
हालांकि ये सवाल मैं आपसे शुरुआत में भी कर सकता था, और वो सवाल ये है कि आपने स्कूल खोलने का कैसे सोचा, क्या लक्ष्य था इसके पीछे? क्योंकि अब ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेवा भावना की जब आपने बात कही तो आप एक व्यापारी की तरह, बिजनेसमैन की तरह इसका जवाब नहीं देंगी, अब मुझे लगता है। जी, सही आपने पकड़ा। जब मैं छोटी थी, मैंने बताया पहले में कि मैं 5 साल की उम्र में मुझे बोर्डिंग हाउस में डाला गया। जब मैं गर्मियों की छुट्टी में आती थी तो वहाँ हमारे आस पड़ोस के बच्चे, गरीब गांव है, और मजदूर के बच्चे और काम करने वाले बच्चे सब आकर के मेरे साथ खेला करते थे। खेलने के बाद मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि मैं उन्हें पढ़ाऊँ। ये कहना चाहिए मेरे ब्लड में है, मेरे डीएनए में है। क्या बात। तो मैं पढ़ाया करती थी, बड़े बड़े बच्चों को भी मैं पढ़ाती। वो बड़े खुश होते थे कि ये दीदी है ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो मुझे और अच्छा लगता है, ये बच्चे मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मैंने पढ़ाया। और यही लगन को मेरे जब पेरेंट्स लोगों ने देखा कि इसमें पढ़ाने की बहुत क्रेज़ है, इसमें वो है, नशा है कहना चाहिए, तो मैं, बाकी लोग तो इधर उधर खेलते, मैं पढ़ाया करती थी। तो फिर मैंने देखा अपने आसपास में मेरे साथ के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे, वो भैंस चराने जाती थीं या तो बकरी चराने जाते थे। तो मुझे बड़ा पीड़ा होता था कि मैं अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रही हूँ, मेरे बहुत अच्छा संस्कारवान स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, मैं अंग्रेज़ी भी बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, मराठी बोलती हूँ, छत्तीसगढ़ी बोलती हूँ। ये बच्चे जो बेचारे दिन भर भेड़ बकरी चरा रहे हैं, खाली समय में घर में छोटा बच्चा या भाई है उसको देख रेख करती हैं, घर जा, क्योंकि माता पिता गरीब थे तो खेतों में काम करने जाते, तो जो बच्चा रह जाता था तो घर को संभालना, खाना बना। तो इससे मुझे बड़ी पीड़ा होती थी कि मैंने जब निश्चय किया मैं कुछ बन जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, तो मैं ज़रूर इनके लिए कुछ करूंगी। और मैंने देखा कि बहुत से पेरेंट्स जो रोते थे, तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्यों ना हम कम फीस में उनको दिल्ली बम्बई जैसे इतना अच्छा हाई फाई इंटरनेशनल लेवल का नहीं दे सकते हैं, पर एक अच्छा माहौल दे करके उनको अच्छे एजुकेशन, एक अच्छा इंसान तो हम बना सकते हैं। ये मेरे दिल में थी। क्या बात, आपने इंसान की बात कही, और आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हर पीड़ा समझ सके वही इंसान है। यदि दूसरों के दुख को देख करके आप दुखी नहीं होते हैं तो आप इंसान नहीं हैं। और आपने बहुत बढ़िया इस बात को बताया कि आप ऐसे लोगों से मिलती थी कि ऐसा लगता था कि इनको शिक्षा की आवश्यकता है मगर मिल नहीं पा रही है, और बचपन से जो आपका सपना था, ख्वाब था, जो आपके डीएनए में है, आपने उसको पूरा कर पाया, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और आपसे बात करते करते तो हम समय के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, और बच्चों के अंदर कुछ बनने का हुनर रहता है, पेरेंट्स कुछ और बनाना चाहते हैं, ये तो आपने इस बात का जिक्र कर दिया, बट कहीं कहीं पेरेंट्स और शिक्षक दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है ये देखना कि बच्चा आखिर बनना क्या चाहता है या इसके अंदर गुण कौन सा है। क्योंकि हम तो बनना डॉक्टर चाहते हैं, हमारे अंदर गुण इंजीनियर के हैं, हम तो खेल खेलना चाहते हैं मगर हमारे अंदर गुण एक अच्छे सिंगर के हैं। तो पेरेंट्स की और शिक्षक की छोटे बच्चों के लिए क्या भूमिका हो जाती है, क्या उसको पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या गुण है, और क्या ये जिम्मेदारी शिक्षक की होती है कि शिक्षक पेरेंट्स से बात करके ये बताएं कि आपके बच्चे के अंदर ये गुण है और आपको इसको इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, जब हम एक टीचर रहते हैं, क्लास में देखते हैं कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते, कुछ ड्राइंग करते रहते हैं, दीवार में ड्राइंग करते हैं, उनको बार बार मना करने पर भी वो चोरी चुपके से, कहीं नहीं तो बाथरूम में ही वो अपना कलाकारी दिखाते हैं। तो इससे हमें समझ में आ जाता है। या कुछ क्या है, कोई बच्चे कागज को फाड़ करके एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मालूम जाने क्या क्या बना करके क्लास में उड़ाते रहते हैं पढ़ाई करने के बावजूद भी। और कोई के बच्चे जो ढीठ भी होते हैं तो जमीन में ही बैठ के लिखना चालू कर देते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो मतलब हम लोगों को देखना चाहिए कि बच्चे में है कि ये कुछ करना चाहता है, ड्राइंग करना चाहता है, कुछ नहीं तो अपने मम्मी पापा का ही ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है, दीवार में, फ्लोर पर, टेबल में। तो हमको समझना चाहिए कि बच्चा का रुचि है ड्राइंग में, तो देखें कि बच्चा अच्छा कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करिए, ना कि उसे मना करें। ठीक है बेटा, आप होमवर्क ले जाइए और घर पर करिए, क्योंकि क्लास में करेंगे तो मैंने पढ़ाई नुकसान होगा। तब आप फ्रैंकली बच्चे की पेरेंट्स से बुलाइए और उनसे पूछिए, देखिए आपका बच्चा ना बहुत अच्छा कलाकार, बड़ा ड्राइंग वाला बन सकता है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए। पढ़ाई के साथ साथ ही तो इसके मैंने खेलने के अलावा इसको ड्राइंग की भी आप शिक्षा दीजिए, घर पर भी करिए या कोई क्लासेस भी लगा सकती। कभी कभी बच्चा गाना भी गाता है, गुनगुनाता है, तो इसको हम पहुंच लेते हैं, पकड़, ये बच्चा गाना गाता है। क्लास में भी मैंने देखा कई बच्चे ढोलक बजाते रहते हैं बेंच से और गाते रहते हैं। तो कई एक बार, दो बार, तीन बार सुनने के बाद समझ में आ जाता है बच्चा का जो रुझान है म्यूज़िक की तरह है,
उसको भी हम पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि देखिए आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और मेरे ख्याल से इसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए वोकल का या म्यूजिकल का। तो इस तरह से हम माता पिता को भी अवगत करा सकते, फिर वो भी ऑब्जर्व करेगी घर जाके, हाँ मैडम तो बोल रही थी ये क्या है, किचन पे भी चौकी बेलन लेके वो बजाता है या और भी टेबल में बजाता है। तो इस तरह से हम बच्चों की रुचियों को पहचान करके हम उनको सही चैनल पे ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर ही बने, हर बच्चा डॉक्टर, क्योंकि सब हमने पहले बताया कि वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, हमारे सब में अनेक संभावनाएं हैं और हमें वो जो कला है हम में अलग अलग है। तो हर अलग अलग फील्ड के लिए हमको पहचान जरूरी, हमको पारखी नज़र रखना है कि किस बच्चा किस चीज़ में रुचि रखता है, उसके अनुसार हमें उसे तय करना चाहिए और उसको उसमें मार्गदर्शन देकर उसका रास्ता हमको तय कराना होगा। जी, और इससे संबंधित कोई एक सलाह है जो आप हमारे अभिभावकों को, शिक्षकों को देना चाहेंगी? क्योंकि हम देखते हैं कि एक क्लास में 30 से 50 बच्चे रहते हैं, शिक्षक को 40 से 50 मिनट में या 1 आवर में अपनी क्लास लेकर के कंप्लीट करना रहता है। सिलेबस कंप्लीट करने की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है और कभी कभी उनको किसी बच्चे के अंदर कुछ ऐसे गुण दिख जाते हैं बट उनको लगता है कि पहले तो मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मेरे स्कूल में मैंने ना फ्रीडम दे रखा है टीचर्स को। कैसे फ्रीडम कि जरूरी नहीं कि आपका 20 लेसन है तो आपको पूरा 20 का 20 कराना है, करवाइए, आराम से करवाइए ताकि उस बच्चे के समझ में आ जाए। और जरूरी नहीं कि आपने पूरा 20 का लेसन को आपको कंप्लीट कर अनान फनान में कराया, आधा करेक्शन किया, आधा फेंक दिया, आधा बच्चे को समझ में नहीं आया। क्यों? आपको कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि टीचर को अपने प्रिंसिपल साहिबा का भी दबाव रहता कि आपने 20 क्यों नहीं किया, तो ये भी उनके लिए दबाव रहता है। तो आनंद फानन में जो भी पढ़ाया, जो भी करेक्शन किया, खत्म किए। लेकिन मैं टीचर्स लोगों से भी निवेदन करूंगी कि आप इतने जल्दबाजी में ना रहें। कोई लेटर आप बच्चे को लिखने के लिए दे रहे हैं तो उसको देखिए वो समझ में आया कि नहीं, कुछ शब्द दिए हैं तो वो समझ में आ रहा है कि नहीं। इट्स पेनस्टेकिंग, बहुत हमको मेहनत करना पड़ता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। ये टीचिंग जॉब है ना, ये बहुत धैर्य धीरज का है। आनंद फानन वाली बात नहीं कि आप अनाप शनाप पढ़ाए और निकल लिए, नहीं। बच्चे को देखिए कहाँ पर कमज़ोर हो रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, होमवर्क क्यों नहीं किया है, तो आप उसकी गहराई में जाइए और देखिए कि वो बच्चा कर पा रहा है कि एक दो बार समय निकाल कर भी थोड़ा वो बच्चे को आप ध्यान दीजिए, उस पर थोड़ा टाइम दे दीजिए, 2 मिनट उसको कराइए। और मैं इस दावे के साथ कैसे चैलेंज करती हूँ, अगर आपने प्यार से उसके पीठ पे हाथ फेरा और उसको बोलिए कि बच्चा चलो अपन दोनों मिलकर करते हैं, और वो करेगा। मैं चैलेंज करती हूँ वो बच्चा ज़रूर करेगा। उनको थोड़ी प्यार की भी ज़रूरत होती है, उनका दिल भी छोटा है ना, अभी बढ़ रहे हैं। जी, तो बहुत बढ़िया आपने इसको बताया। शिक्षक के बाद आते हैं अब बच्चों पे। बच्चों के अंदर कुछ बातों की झिझक रहती है, कुछ पेरेंट्स से नहीं कह पाते, कुछ टीचर से नहीं कह पाते, या जो बात जहाँ कहनी चाहिए थी तब नहीं कह पाते। बहुत सारे बच्चे भी इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, तो हम चाहते हैं कि बच्चों से सीधा आप संवाद करें और ये बताएं कि वो अपनी झिझक कैसे दूर करें। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए सब प्रकार के बच्चे हैं, एक कोई उदंड रहता है, कोई उसका टर्न आता नहीं है, वो बोलने लगता है। किसी को बुलाओ तो वो भी नहीं बोल पाता, क्योंकि हर का अपना अपना स्वभाव है। कोई संकोची होते, 10 बार बोलने पर भी वो बच्चा जवाब नहीं देता, पर वही बच्चा घर में ज़्यादा बदमाशी करता है और आवाज़ करता है। क्योंकि ये शिकायत मुझे आ चुकी है कि मैडम स्कूल में तो नहीं पढ़ता है लेकिन घर में तो ये बुरा शेर बना रहता है, बात बहुत करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए खुलने के लिए, उनको खोलने के लिए, वो प्यार ही एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी दवा है, ऐसी घुट्टी है जिसे आप कर सकते हैं। कैसे? अलग से थोड़ा बिठा लिए बच्चे को, पूछे बेटा आप, पहले जरूरी नहीं कि आप स्कूल का ही बात करें, धीरे से आपका घर का पूछे, आपने क्या खाया बेटा, आपने पानी पिया, आपने क्या पिक्चर देखा। इस धीरे धीरे खुलेगा। उसकी मैं यकीन करती हूँ उसके आप उसको अलग से बुलाइए, स्पेशली बच्चों के सामने ही बुलाइए और उसकी बातें करिए, इसकी कॉपी दिखाओ तो आपने क्या किया है, कुछ ड्राइंग किया, आप क्या करते हो, आपको क्या खाना पसंद है बेटा, इस तरह से उससे पुचकारिए पड़े और धीरे धीरे देखिए वो बच्चा खुलने लगेगा और अपने दिल की बात वो आपको शेयर करेगा। वो यहाँ तक कि आपकी घर की सारी बात भी बता देगा। वो अनवांटेड टेप रिकॉर्ड है जो घर की सारी बातों को आपको यहाँ पर उगल देंगे। जो भी नहीं भी बताना है वो भी आके आपको शेयर करेंगे। तो एक यही तरीका है। क्या बात, आप बहुत बढ़िया तरीके से बता रही हैं। एक शिक्षकों के बारे में आपने बताया, पेरेंट्स भी बता दिया, बच्चे भी बता दिया, और रेडियो धूम को और भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। जो कुछ ऐसे भी होंगे जो ना अब पेरेंट्स रह गए होंगे, ना टीचर्स हैं और ना बच्चे रह गए होंगे। तो ओवरऑल हमारे रेडियो धूम सुन रहे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगी, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए
मैं क्या संदेश दे सकती हूँ, ये तो सब अपने अपने अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, काल परिस्थिति के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, जो श्रोतागण सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने बच्चों में ना वो दया और करुणा का भाव जरूर जगाएं आप, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान बनने के लिए दया की बहुत ज़रूरी है। और वो कहाँ से, घर से आप इनक्रीव करिए उनको। कैसे, जब आप रोटी बनाती हैं ना तो बोलिए बाबा ये गाय के लिए, दूसरी रोटी बनाए तो ये डॉगी के लिए, हो सके तो बच्चे को बोलिए कि आप चलो अपने स्वयं हाथ से गौ माता को खिलाइए। हमारे हिंदू धर्म में ये पहली रोटी तो हम बनाते ही हैं ना गौ के लिए, दूसरा जो कुत्ते के लिए। तो हम वो दया करुणा, दूसरे की पीड़ा समझ सके, तभी वो अच्छा इंसान बनेगा, उसके रास्ते सकारात्मक रहेंगे। सोच क्यों। और ये भी कहूँगी मम्मी पापा से उनके कि बच्चों को सहयोग करिए, उनसे अच्छी अच्छी कहानी बताइए, महान पुरुषों की किताब। क्योंकि आजकल ना बच्चों को ना पढ़ने की आदत नहीं है, कोई बुक्स नहीं पढ़ते हैं किसी भी तरह। तो उन्हें आप प्रेरित करिए, उनको बुलवाइए, उनको अपने पहले इनिशिएटिव तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, पर आप उनको सुनाइए, बड़े बड़े महान पुरुषों की कहानी सुनाइए, तो उससे भी प्रेरित होता है कि ऐसे करने से ऐसे बने। उनकी जीवनी बताइए महान लोगों का। तो मेरे ख्याल से जितने भी श्रोतागण जो सुन रहे हैं, क्यों ना हम एक अच्छा इंसान बने और हमारे में आप सबके में देवत्व का भाव जगे, ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश एक रहने योग्य सुंदर सा स्वर्ग बन जाए। क्या बात। और आपसे बात करके हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है ना रोके मगर समय अनुमति नहीं दे रहा है। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आप लोगों को मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इनफैक्ट माई हार्ट ऑफ माई कॉर्नर, मैं सुनने वालों को और आपके धूम को जो धन्यवाद देना चाहिए, जो मुझे अवसर दिया मुझे बोलने, मेरी फीलिंग्स, मेरे एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करने का जो मौका मिला, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का जो प्रोग्राम है, जो आपका चैनल खूब उन्नति करे, बहुत अच्छे और आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी बातों को सुन करके ज़रूर हमारे कुछ पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, चाहे शिक्षक हों, सभी इंस्पायर हुए होंगे। और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपने अपनी बात रखी। तो अपनी बात रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और अच्छे अच्छे टिप्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जोहार आप सभी को। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। और आज की हमारी गेस्ट थी मिस सुजाता सिंह। आप एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, स्कूल की ऑनर हैं, स्कूल की फाउंडर हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात रखी। और जितने भी हमारे सवाल थे, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को जवाब ज़रूर मिला होगा। और कुछ ऐसे भी सवाल थे जो बहुत कम लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। कुछ ऐसा जवाब देते हैं कि गोलमोल घुमा देते हैं, जैसा कि शिक्षा, सेवा या व्यवसाय। सच में बहुत कठिन सवाल था, बहुत सरल तरीके से आपने इसका जवाब भी दिया। तो साथियों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप इससे प्रभावित भी ज़रूर हुए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे यहीं समाप्त होता है। और जाते जाते हम आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम में तकनीकी सहायता रही खुशबू की। और इस प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की थी श्रीमती जया शुक्ला ने। और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। और इस प्रोग्राम को होस्ट किया आपके दोस्त आरजे राघव ने। तो साथियों, अब मुझे यानी अपने दोस्त एंड होस्ट आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।